आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से सेक्शन 34। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पिनल कोड 1860, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग सेक्शन 34 को रिकॉर्ड करते हैं, समझते हैं कि क्या है सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड 1860 का, और इसे समझना इतना ज़रूरी क्यों है। तो जब हम इंडियन पिनल कोड 1860 को समझते हैं तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है कि क्या क्या एसेंशियल्स हैं, और सेक्शन 34 किसी पे जब लगता है तो क्यों लगता है, हम क्यों कहते हैं कि सेक्शन 34 आप पे लगा है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि क्या 34 कोई ऑफेंस है। जब हम 34 की बात करते हैं, जब हम इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे माइंड में स्टैटिक होती है कि हम इंडियन पिनल कोड पढ़ रहे हैं तो जरूर कोई ऑफेंस होगा, क्योंकि पिनल लॉज है पूरे इंडियन पिनल कोड में। आपको पिनल लॉज दिए हुए हैं, अगर आप कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो कब वो ऑफेंस हो जाएगा और उसका पनिशमेंट क्या है। तो जब सेक्शन 34 हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि 34 स्पेसिफिकली कोई ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 34 इज नॉट एन ऑफेंस। वो ये बताता है, वो ये दर्शाता है कि आप उस ऑफेंस का हिस्सा थे। तो जब आप सेक्शन 34 को समझते हैं तो सेक्शन 34 क्या कहता है, कहता है कि कोई ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि सेवरल पर्सन्स के द्वारा किया गया हो और सभी का इंटेंशन कॉमन हो। तो जब आप बेयर एक्ट के सेक्शन को पढ़ेंगे, सेक्शन 34 को, तो उसमें आपको तीन चीजें नजर आएंगी। वो तीन चीजें क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कि कोई एक्ट कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, कोई एक्ट होना चाहिए। दूसरा, सेवरल पर्सन्स, सेवरल पर्सन्स होने चाहिए। एक आदमी के ऊपर सेक्शन 34 कभी नहीं लग सकता है, फिर तो उस पे उसने जो ऑफेंस किया है वही लगेगा। सेक्शन 34 बताता है कि ये एक ऑफेंस हुआ है और इसमें आप भी साथ थे। अभी इसको डिटेल में हम समझेंगे कि मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं। किसी एक व्यक्ति पर सेक्शन 34 नहीं लगता है, उसके लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए। तो एक्ट हो गया, टू और मोर पर्सन्स हो गए, सेवरल पर्सन्स पर आ गए, और सभी का इंटेंशन कॉमन होना चाहिए। सभी का इंटेंशन कॉमन होना चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिफरेंस है कॉमन इंटेंशन में और सिमिलर इंटेंशन में। तो अभी जब हम लोग केस लॉस पर आएंगे, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तो वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे नॉलेज, इंटेंशन, मोटिव। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ऑल दो जो भी डिस्कशन होगा वो डेमो को ध्यान में रखते हुए होगा, कंप्लीट लेक्चर आपको क्लासरूम में ही मिलेगा। तो जब हम सेक्शन 34 को समझते हैं तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, सेक्शन 34 की बिगिनिंग कहाँ से है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आर वर्सेस क्रूइज 1838 का केस है। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, इसको ऐसे समझिए कि दो कांस्टेबल थे, एक कांस्टेबल थे और उनके एक असिस्टेंट थे। मैं आपको ग्राफ बना के प्रेजेंट करता हूँ, आई होप आपको तब शायद बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए, तो अब इसको समझते हैं आर वर्सेस क्रूज में क्या हुआ था। तो इसको समझने के लिए देखिए, एक कांस्टेबल है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक कांस्टेबल है, ठीक है, और इनके साथ एक असिस्टेंट है।
ये लोग किसी विलेज में गए हैं किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने, इनको गए अरेस्ट करने, ठीक है। जब इनको ये अरेस्ट करने गए तो जाहिर सी बात है कि ये तो इनका गांव है भाई, यहाँ पे इनके लोग हैं, ठीक है। अब इनके जो फ्रेंड लोग हैं, इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, इन लोगों ने मिलके मना किया, बोला कि आप इसको अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो उनके फ्रेंड थे। तो जब बात हुई, थोड़ी बहसा बहसी हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो फ्रेंड्स हैं वो ये असिस्टेंट को, ये जो असिस्टेंट है, इनको पीटने लगे और इनको बहुत मारा, बहुत मारा। हालांकि इन्होंने नहीं मारा, मारा इन्होंने। अब किसने कितना मारा, ये एक सवाल है, ठीक है। तो आइए वापस कंसेप्ट पे चलते हैं, समझते हैं कंसेप्ट को। किसने कितना मारा, अब स्टेटमेंट पढ़िए। अ कांस्टेबल विथ हिज असिस्टेंट वेंट टू अ विलेज टू अरेस्ट अ पर्सन, द फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन बीट द कांस्टेबल एंड द असिस्टेंट, ठीक है। दोनों को पीटा गया, असिस्टेंट को ज्यादा लगी थी, असिस्टेंट की जान चली गई, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उनको मार दिया गया। अब ये डिफिकल्ट है डिसाइड करना कि किसकी मार की वजह से उनकी जान चली गई। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। तो इस केस में क्या कहा गया कि जो वो तीन व्यक्ति थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे, वो तीनों के तीनों ही जिम्मेदार होंगे, तीनों के तीनों को जिम्मेदार ठहराया गया जिन्होंने उनको पीटा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या किसी एक को डिसाइड करके पनिश कर देना पॉसिबल था? नहीं था। इसलिए 34 सेक्शन लगा और सबको जिम्मेदार ठहराया गया। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब सेक्शन 34 के एसेंशियल्स को हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक्ट था, एक्ट हुआ, सेवरल पर्सन था, सेवरल पर्सन्स थे, और सबका इंटेंशन कॉमन था कि मेरे दोस्त को मैं नहीं ले जाने दूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। तब जाके उन्होंने कांस्टेबल को और उनके दोस्त को पीटा, जिसकी वजह से उस कांस्टेबल की डेथ हो गई। ये केस का नाम है आर वर्सेस क्रूज 1838। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस है। अब देखिए, जब आप सेक्शन 34 को समझते हैं तो क्या सिर्फ आप बेयर सेक्शन 34 को समझ के सेक्शन 34 को समझ सकते हैं? नहीं, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ सेक्शंस को हमें ध्यान रखना होगा। जब हम कॉमन इंटेंशन, जॉइंट लाइबिलिटी या सेक्शन 34 या डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्बिनेशन, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, तो जब हम इसे समझते हैं तो सेट ऑफ सेक्शंस हैं जिनको हम कवर करके चलते हैं। क्या क्या है? अब सेक्शन 34 से 38 तक आप चले जाइए, 34 से सेक्शन 38 तक इन सारे चीजों को ध्यान में रखना होगा। 34 जो आप पढ़ रहे हैं, 35 क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन। तो व्हाट इज क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन? नॉलेज और इंटेंशन जो मैंने आपको पहले बताया, ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछे गए हैं, यूपी में, हरियाणा में, और आपके बिहार में पूछे गए हैं, दिल्ली में पूछे गए हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंटेंशन। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, अब क्लास को डेविएट नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉलेज इज द बेयर अवेयरनेस ऑफ समथिंग। अगर आपको कुछ मालूम है, इफ यू नो समथिंग, दिस इज योर नॉलेज, ठीक है। अगर आप उसको कहीं अप्लाई करते हैं और सेंस आपका नेगेटिव है, ऑब्वियसली हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, इंडियन पिनल कोड की बात कर रहे हैं, तो सेंस नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव तो फिर जनरल एक्सेप्शन में चला जाता है, वो 76702 तक वो बात की बात है। बट अगर अगर आप कुछ करने का सोचते हैं, नेगेटिव करने का सोचते हैं, तो आप कुछ इंटेंट कर रहे हैं, आपका इंटेंशन यहां पर दिख रहा है,
और नॉलेज का मतलब है कि आपको मालूम है। लेट सपोज कि आपको पता है कि किसी को चाकू से अटैक करेंगे, इफ यू अटैक, ठीक है, विथ नाइफ, तो उनको ग्रीवियस इंजरी हो सकती है, उनको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, या कोई मेजर इंजरी हो गई जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाए। तो आपका पता होना कि इस तरह से अगर हम अटैक करेंगे तो ये आपका नॉलेज है। किसी को गन से मारोगे, गन फायर कर दिए, तो उनकी मृत्यु, उनका डेथ होना सर्टेन है, ठीक है, ये आपका नॉलेज है। अगर आप किसी को एक पतली स्टिक से मारोगे तो थोड़ी चोट लगेगी, ये आपका नॉलेज है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि इन सारी नॉलेज को किसी पर अप्लाई कर दे, ये आपका इंटेंशन। एक फ्रेज है कि नॉलेज इज द मीन्स वाइल इंटेंशन इज द एंड। नॉलेज वो रास्ता है जो आपको इंटेंशन तक पहुंचाता है। बिना नॉलेज के आप कुछ भी इंटेंड नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 35 को भी समझना होगा जब आप 34 को पढ़ते हैं। इसके अलावा सेक्शन नंबर 36, कोई एक्ट है और कोई ओमिशन है। एक्ट और ओमिशन दो वर्ड हैं, ठीक है। जब आप 32 से स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा एक्ट क्या होता है और ओमिशन क्या होता है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, आपको एक्ट और ओमिशन समझ में आ जाएगा। फेयर एक्ट में आपके एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि एक जेल में एक कैदी है, एक जेल में एक कैदी है, और दो कांस्टेबल मिलकर प्लान बनाते हैं कि उस कैदी को मारना है। एक कांस्टेबल उसको पीटता है, बहुत मारता है, बहुत पीटता है, और दूसरा कांस्टेबल जो है उसको खाना नहीं देता है। दूसरा कांस्टेबल उसको खाना खाना नहीं देता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर मान लो उस कांस्टेबल की डेथ हो गई, अगर मान लो उस कांस्टेबल की डेथ हो गई, तो जिम्मेदार कौन होगा? जिसने उसको पीटा है वो जिम्मेदार होगा, या जिसने उसको खाना नहीं दिया है वो जिम्मेदार होगा? तो अब यहां पे सेक्शन नंबर 36 को समझिए। कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसमें पार्टली एक्ट है और पार्टली ओमिशन है। तो पीटना, एक कांस्टेबल ने उसको पीटा, ये उसका एक्ट है, और दूसरे ने खाना नहीं दिया, ये उसका ओमिशन है, ठीक है। तो दोनों ही इसमें जिम्मेदार हो जाएंगे। उसकी उसके डेथ का रीजन वो दोनों ही कहलाएंगे। एक्ट होता है कि आपको कोई चीज नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना गलत है, और ओमिशन जो आपकी ड्यूटी थी आपने नहीं किया, ठीक है, तो वो होता है ओमिशन, ठीक है। अब देखो, अब कुछ बेसिक सेक्शन है, जैसे सेक्शन 37 है, सेक्शन 38 है, ठीक है, ये आप एक बार को रीड कीजिएगा, आप बेसिक्स है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अब और भी देखिए कि क्या इंडियन पीनल कोड में, क्या इंडियन पीनल कोड 1860 में कोई और भी ऐसी जगहें हैं जहां पर कॉमन इंटेंशन का बात करता हो? सेक्शन 34 में तो है ही, वो तो ठीक है, क्या उसके अलावा कहीं और हमें दिखता है सेक्शन 34 के अलावा? अब इसको समझने के लिए देखिए सेक्शन 114। सेक्शन 114 जब आप देखोगे तो उसमें कहता है कि अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, ठीक है, अबेटर की बात करता है, अबेटमेंट की बात करता है, ठीक है, कंस्पिरेसी की आप बात कर लो तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। अब 149 की बात कर लो, हालांकि 149 और सेक्शन 34, ठीक है, ये दो बहुत ब्रॉड सेक्शंस हैं, और 149 पे स्पेसिफिक लेक्चर है, वो लेक्चर में इसके बाद फिर कभी डिलीवर करूंगा। 149 एक मिनट का लेक्चर नहीं है, 149 ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 1.5 आवर का लेक्चर है, तो 149 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आप समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ कहाँ इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन जो है नजर आता है
बेयर एक्ट में। और 396 देख लीजिए, 396 कहता है डकैती विथ मर्डर। आप लोग 6-7 लोग मिल करके गए डकैती करने के लिए, और उसमें कोई एक ऐसा है जिसने किसी को जान से मार दिया, ब्रूटली मार डाला उसको, तो ये क्या है? ठीक है, ये मर्डर है, और इसमें सारे के सारे इक्वली जिम्मेदार हो जाएंगे। आई बात समझ में? इसके अलावा क्या कहीं और भी है? तो आप देखिए सेक्शन 460। जब आप 460 को देखते हैं तो 460 क्या कहता है? लर्किंग हाउस, आप किसी के घर में घुस गए, किसी के घर में घुस जाना रात में चोरी की नीयत से, और आपने कोई और भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या इसमें जिसने ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट किया है सिर्फ वो जिम्मेदार होगा? नहीं, सारे जिम्मेदार होंगे, सारे के सारे, जितने भी उस घर में उस वजह से गए थे वो सारे के सारे जिम्मेदार होंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब बेसिक्स पर आते हैं। एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 34, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 34 के बेसिक एसेंशियल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला तो एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, दूसरा कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, तीसरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं है तो सेक्शन 34 नहीं लगेगा। क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, और पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब क्रिमिनल एक्ट आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्रिमिनल एक्ट क्या होता है। ऑल दो यू ऑल आर लॉ ग्रेजुएट्स, आप सब लॉ ग्रेजुएट्स हैं, आप सब एडवोकेट हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिमिनल एक्ट क्या होता है। कॉमन इंटेंशन को हम समझ रहे हैं, और पार्टिसिपेशन को थोड़ा समझिए। कॉमन इंटेंशन तो चलता रहेगा क्लास के एंड तक, बट पार्टिसिपेशन को समझिए कि पार्टिसिपेशन क्या है और किस फॉर्म में पार्टिसिपेशन हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या जो पार्टिसिपेशन है, क्या ये पार्टिसिपेशन एक्ट में करते वक्त होना चाहिए, या पार्टिसिपेशन का कोई और फॉर्म भी हो सकता है? तो हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं समझाता हूं। लेट सपोज कि कोई ऑफेंस कर रहा है, कोई ए व्यक्ति है जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, और जो बी है वो कहीं और बैठा हुआ है और वहां से उसकी हेल्प कर रहा है, वहां से उसकी हेल्प कर रहा है, इज हेल्पिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। तो क्या उस पे 34 नहीं लगेगा? वो क्या प्ली ले सकता है कि ऑफेंस तो दिल्ली में हुआ है, मैं तो कोलकाता में बैठा हुआ हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो वहां था ही नहीं? तो नहीं, क्योंकि आपका भी इंटेंशन कॉमन था, आप उसको वहां से सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए 2-3 वर्ड हैं इंग्लिश के, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड हैं, आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी काम आएंगे। कुछ जैसे इनकरेज करना, या सपोर्ट करना, या प्रोटेक्शन देना। इनकरेज करना, सपोर्ट करना, या प्रोटेक्शन देना। पार्टिसिपेशन किसी फॉर्म में हो सकता है। आप बैंक में जाओ, चाकू मार के पैसे लेकर के आओ, मैं गाड़ी लेकर तैयार बैठा हूं। हमारे मित्र जाते हैं, बैंक मैनेजर को चाकू दिखाते हैं, वो पैसे नहीं देते हैं, वो चाकू मार के पैसे ले आते हैं, और मैं बाहर गाड़ी में बैठा हुआ उनका इंतजार कर रहा हूं कि वो आएंगे और मैं इनको लेके भाग जाऊंगा। ऑल दो मैं तो बैंक नहीं गया, मैंने तो चाकू नहीं मारा, मैंने तो नहीं डराया, लेकिन मैंने इस चीज को इनकरेज किया, सपोर्ट किया, और जो ऐसा कर रहा था उसको मैंने प्रोटेक्शन दिया। तो पार्टिसिपेशन कई फॉर्म में हो सकता है, कहीं जरूरी नहीं है
कि वो उस एक्ट को करते वक्त वहां पर प्रेजेंट हो। आइए अब कुछ केस लॉज को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस लॉज भी हैं हमारे पास। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये बेसिक एसेंशियल्स आपने आपने समझा कि बेसिक एसेंशियल्स क्या क्या हैं। इसके अलावा हमने कुछ सेक्शंस को डिस्कस कर लिया, सेक्शन 34 टू सेक्शन 38, सेक्शन 114, 149, 936 एंड 460। इसके अलावा अब आते हैं कुछ बेसिक केस लॉज को समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहला केस और सबसे इम्पोर्टेंट केस जो कि आपके सेक्शन 34 को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? आइए सबसे पहला केस देखिए, वरेंद्र कुमार घोष, वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। अब इस केस को समझिए, इसको इस देखिए, हर केस का सेक्शन 34 में मैक्सिमम ऐसे केसेस हैं जिनका कोई निकनेम है, और वो निकनेम बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछता है कि वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्प्रेस का कौन सा केस है या इनका निकनेम क्या है। तो इस केस का जो निकनेम है वो है पोस्ट मास्टर केस। ये याद रखिएगा, पोस्ट मास्टर केस, वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर पोस्ट मास्टर केस। ये आप रट लीजिए, याद कर लो, आपके काम का है और इससे क्वेश्चन आता है। देखो इस केस में क्या हुआ था, इस केस के फैक्ट को समझने की कोशिश करो। चलो इस केस के फैक्ट को समझने की कोशिश करो। ये लेट सपोज कि ये पोस्ट ऑफिस है, ये आपका पोस्ट ऑफिस है, और यहाँ पे बैंक मैनेजर हैं जो पैसे वैसे गिन रहे हैं। दो तीन लोग अंदर गए, ठीक है, लेट सपोज दो तीन लोग अंदर गए और एक बाहर है। अब ये जो दो तीन लोग गए हैं अंदर में, ये ये जो ऑफिस के मैनेजर थे जो पैसे गिन रहे थे, इनको डराते हैं, धमकाते हैं, और ये जो है मैनेजर है, जो पोस्ट ऑफिस के मैनेजर हैं, वो पैसा नहीं देते हैं। तो इनको ये तीनों मिल करके मार डालते हैं, इनको ये तीनों मिलके मार डालते हैं। अब यहाँ पे जो बाहर में खड़ा है, ये कौन है? यही है आपका वरेंद्र कुमार, यही है आपका वरेंद्र कुमार। अब ये जो वरेंद्र कुमार है, ये कोर्ट में प्ली, मैंने तो कुछ किया, ऐसा प्ली लेते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं पोस्ट ऑफिस के पास खड़ा था। तो कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहता है कि द वन हु स्टैंड एंड वेट is also liable for the same who does the act। जिसने एक्ट किया है, आप उसको बाहर खड़े होकर प्रोटेक्शन दे रहे थे, आप उसको इनकरेज कर रहे थे। भले ही आपने पोस्ट मास्टर को नहीं मारा, लेकिन आप भी इक्वली जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन दिखता है कि आपका भी कॉमन इंटेंशन सिमिलर था, कैसे भी पोस्ट ऑफिस को लूट लेना। ठीक है, एक दूसरा केस जो कि बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए दूसरे केस पे चलते हैं। आपका दूसरा केस हो जाता है महबूब शाह, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। जी हाँ, इसका भी एक निकनेम है, और इसका निकनेम क्या है? इंडस रिवर केस, इंडस रिवर केस। क्या निकनेम है? तो इंडस रिवर केस इसका नेम है, याद कर लीजिएगा इसको। अब ये केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, आपका 2 से 2.5 मिनट इस केस में जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं कार्टून्स इसलिए बना रहा हूँ
ताकि आपको समझने में डिफिकल्टी ना हो। देखिए, ये एक है अलहदद, इनका नाम है अलहदद, ठीक है। और इनके कुछ फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स, कुछ इनके दोस्त मिल करके कहाँ जाते हैं, तो इनकी जमीन पे, ये मोहम्मद शाह हैं, मोहम्मद शाह, और इनके बेटे का नाम है वली शाह, वली शाह। अब यहाँ पे जो मोहम्मद शाह और वली शाह है, इनकी जमीन है इंडस रिवर के पास। अब वहां पे आपने देखा होगा कि गांव में एक पतली 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 रास्ते बनी होती हैं चलने के लिए, खेतों के बीचों बीच। अलादत जो है वो महबूब शाह के खेत का वो जो रास्ता था वो काट रहे थे पानी लाने के लिए अपने रास्ते की तरफ। मोहम्मद शाह ने मना किया, एक्चुअली ये इस वक्त स्विमिंग कर रहे थे, ये उस वक्त वहां पे स्विमिंग कर रहे थे। तो मोहम्मद शाह ने उनको दूर से ऐसे आवाज दी और बोला कि नो, डोंट डू दिस, ये मत करो, ठीक है। अलादद क्यों सुने, अलादद इनकी नहीं सुन रहे थे, इनके 100 बार मना करने के बाद भी नहीं सुन रहे थे। तभी मोहम्मद शाह के कजन जो कि वहां से गुजर रहे थे, इनका नाम था गुलाम कासिम, गुलाम कासिम। तो गुलाम कासिम ने अलादत को बोला कि मत करो, तुम्हें मना किया जा रहा है, मोहम्मद शाह मना कर रहे हैं कि तुम उनके जमीन से मिट्टी ना लो। अब अलादत क्यों सुनने जाए। तो अलादत की और गुलाम कासिम की तू मैं हो गई, लड़ाई होने लगी। तो अलादत ने इन्होंने गुलाम कासिम को मारा, पीटा। जब अलादत ने गुलाम कासिम को पीटा तो गुलाम कासिम चिल्लाने लगे, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। ये सुनते ही मोहम्मद शाह और वली शाह को गुस्सा आ गया। लॉजिक है, बेसिक्स है। अब उनको गुस्सा आया, उन दोनों पिस्टल निकाली, और वली शाह जो कि यंग थे, काफी यंग ब्लड थे, गुस्से वाले थे, इन्होंने अलादत को मार डाला। इन्होंने पिस्टल निकाली और अलादत को मार डाला। अब इनके कुछ फ्रेंड्स भी तो थे इनके साथ, तो ये भी अटैक कर रहे थे। इनकी तरफ से भी कुछ लोग थे, इनके साथ आ गए अब महबूब शाह, महबूब शाह जिनके नाम पर ये केस चल रहा है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। महबूब शाह ने भी इनके एक दोस्त को, अलादत के साथ जो आए हुए थे, अलादत के साथ कुछ फ्रेंड में एक फ्रेंड आए हुए थे, ठीक है, इनका नाम था हमीदुल्लाह, हमीदुल्लाह। अब मोहम्मद शाह ने हमीदुल्लाह को मार दिया। तो पूरा फैक्ट एक भी जाते हैं कि अलादत अपने कुछ दोस्तों के साथ मोहम्मद शाह की जमीन पर गए मिट्टी निकालने। मोहम्मद शाह स्विमिंग कर रहे थे वहीं पर, उन्होंने मना किया, अलादत नहीं सुने। इसके बाद गुलाम कासिम जो कि मोहम्मद शाह के कजन थे, उन्होंने अलादत को बोला कि मत करो, भाई मना कर रहा है। अलादत क्यों सुनने जा, अलादत और गुलाम कासिम की लड़ाई हो गई। गुलाम कासिम लगे चिल्लाने, हेल्प मी, मदद करो, मेरी मदद करो। वली शाह और मोहम्मद शाह को गुस्सा आया, ये लोग पिस्टल लेकर के आए। वली शाह यंग थे, इन्होंने अलादत को मार डाला। जैसे ही अलादत की मृत्यु हुई, लड़ाई तेज हो गई, इनके भी दोस्त अटैक करे, उनके भी दोस्त अटैक करे। मोहम्मद शाह की तरफ से थे। देखिए, याद कीजिए, मोहम्मद शाह जो है, वली शाह है, महबूब शाह है, सब एक ही घर के थे। तो महबूब शाह ने दोस्त हमीदुल्लाह को मार दिया। अब बताइए कि क्या यहाँ पे सवाल ये है कि क्या यहाँ पर कॉमन इंटेंशन है। सवाल तो यहाँ है कि क्या यहाँ पर कॉमन इंटेंशन है। नहीं है, कॉमन इंटेंशन नहीं है। अब ये कॉमन इंटेंशन कैसे नहीं है, कोर्ट क्यों कहता है कि यहाँ पर कॉमन इंटेंशन नहीं है?
कोर्ट इसलिए कहता है कि यहाँ पर कॉमन इंटेंशन नहीं है क्योंकि कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए। आइए इसको समझिए। जब आप कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं, जब आप कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे अहम है वो है प्री अरेंज्ड प्लान। अगर प्री अरेंज्ड प्लान नहीं है तो कॉमन इंटेंशन नहीं होगा। सिमिलर हो सकता है या ये भी हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन आपका इंटेंशन कॉमन हो गया हो, लेकिन अगर आप बात करते हो कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपका कॉमन इंटेंशन था, तो प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए। यहाँ पे तो महबूब शाह थे ही नहीं, मोहम्मद शाह स्विमिंग कर रहे थे, वली शाह बैठे हुए थे, गुलाम कासिम बाद में आए थे, उधर अला हदद अपने कुछ दोस्तों के साथ थे। तो पहले से महबूब शाह, वली शाह, महबूब शाह, गुलाम कासिम क्या प्लान करके थे कि आज हम देंगे और अला हदद को भी मार देंगे? ऐसा तो कुछ था नहीं। ये तो अचानक ऑल ऑफ सडन फाइट हुआ, लड़ाई हुई, गोलियां चली और उसमें एक दो लोगों की जान चली गई। तो प्री अरेंज्ड प्लान कहाँ है? नहीं है। आइए थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को समझने के लिए। देखिए एक बहुत आसान है, ये ग्राफ शायद आपको समझा दे कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एक ये बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है। अब इसमें मोतियां रखी हुई हैं, इसमें मोतियां रखी हुई हैं और एक माला है जिसमें मोतियां गुथी हुई हैं। एक ऐसा बॉक्स है जिसमें मोतियां रखी हुई हैं, एक ऐसा माला है जिसमें मोतियां गुथी हुई हैं। आप इसको ऐसे समझो कि जो माला है, जो इसमें मोतियां गुथी हुई हैं, इनका एक सीक्वेंस है। ये ऑलरेडी प्लान्ड वे में है कि इसको यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ लॉकेट वॉकेट भी लोग लगाते हैं। तो एवरीथिंग इज प्लान्ड इन अ नेकलेस या कुछ ऐसा अगर हो, ठीक है, तो उसमें हर चीजें सीक्वेंस में होती है, बड़ी मोतियां, छोटी मोतियां, ठीक है। बट अगर आप डब्बे में देखो तो सब साथ में है तो, लेकिन फिर भी साथ में नहीं है। यहाँ सब साथ में भी है और सीक्वेंस में भी है और प्लान्ड वे में भी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बॉक्स सिमिलर इंटेंशन को दर्शाता है? इट shows द सिमिलर इंटेंशन where it shows the common intention। क्योंकि यहाँ पे चीजें प्री अरेंज्ड प्लान में चल रही हैं और यहाँ पर सब साथ है तो, बट फिर भी नथिंग इज प्लान। आप डब्बे को ऐसे करो, वो उधर चले जाएंगे, वो ऐसे, सिचुएशन और सरकमस्टांस के हिसाब से वो अपना फॉर्म बदल सकते हैं। बट क्या ये बदल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन प्लान्ड। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट और अच्छे केसेस हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आपको आता है इसी में कॉमन इंटेंशन को समझने के लिए। आइए समझते हैं। पंडुरंग, सुना होगा आप लोगों ने नाम, पंडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, ठीक है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामचंद्र सलके। मैं राम लिखता हूँ समझने के लिए आसानी होगा। अब ये जो राम है, ठीक है, ये जो राम है ये अपनी वाइफ की सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, अपनी वाइफ की सिस्टर इन लॉ मतलब अपनी वाइफ की बहन के साथ और एक सर्वेंट के साथ
अपने फील्ड पे जाते हैं, खेत में काम करने जाते हैं, ठीक है। रामचंद्र सलके अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ और अपने एक स्टाफ के अपने खेत में काम करने जाते हैं। ये दोनों, जो वाइफ की सिस्टर है और जो नौकर है, जो सर्वेंट है, ये दोनों फर्स्ट वाले फील्ड में काम कर रहे होते हैं, और रामचंद्र सलके जो है वो सेकंड फील्ड में काम कर रहे होते हैं। अब जब इनकी वाइफ की जो बहन थी उनको आवाजें सुनाई दी, ठीक है, रशिका को, इनका नाम रशिका बाई था, तो रशिका बाई को कुछ आवाजें सुनाई दी लड़ाई झगड़े की। तो इन्होंने जो इनका स्टाफ, जो इनका सर्वेंट था सुबन राव, तो कहा कि सुबन राव, लगता है रामचंद्र जी की आवाज आ रही है, चलो देख करके आते हैं कि क्या हुआ है। अब ये दोनों दौड़ के जब गए तो देखे कि 5-6 लोग मिलके रामचंद्र सलके को पीट रहे हैं और बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। बचाने के क्रम में गई बचाने के क्रम में लड़ाइयां बढ़ गई और रामचंद्र सलके की डेथ हो गई। उन पांचों ने मिलकर रामचंद्र सलके को मार दिया। अब सवाल है कि क्या सबके ऊपर सेक्शन 34 लगेगा? तो यहाँ पे जो कोर्ट का जजमेंट आया थोड़ा डिफरेंट आया। कोर्ट ने ये कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन। इसी केस में कहा कि कहीं ना कहीं डिफरेंस है और सिमिलर इंटेंशन में, और वो क्या है? तो कोर्ट ये कहता है कि कॉमन इंटेंशन मस्ट बी प्री अरेंज्ड प्लान। 5 लोग जो रामचंद्र सलके पर अटैक कर रहे थे, ये इनको आए थे पीटने के लिए, जान से मारने नहीं। अगर जान से मारने आए होते तो इनके पास कोई ऐसा आर्म होता, चाकू होता, या कोई गन होता, या कोई ऐसा वेपन होता जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाए। इनके पास सिर्फ लाठियां थी, हाथ पैर तोड़ने आए थे, जान से मारने नहीं आए थे। अब उसमें इनकी डेथ हो गई। अब किसके मार की वजह से डेथ हुई है ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश कि किसकी चोट से बन गई है, किसकी चोट से इनकी जान गई है। तो कोर्ट ये कहता है कि हर वो व्यक्ति जो रामचंद्र सलके पर अटैक कर रहे थे, लेट सपोज यहाँ पे 5-6 लोग थे जो रामचंद्र सलके पर अटैक कर रहे थे और इनको मार डाला, तो हर वो व्यक्ति जो इंडिविजुअल अटैक किया है उसको उसके हिसाब से सजा मिलेगा। पता नहीं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि किसने 2 पंच मारा है, किसी ने 5 पंच मारा है। बट पंडूरांग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के जजमेंट में ये जजमेंट आया था कि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं है, यहाँ पर इंटेंशन था। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और केस, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका लास्ट केस होगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन सेक्शन नंबर 34 में इस केस को समझना इंपॉर्टेंट है। ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब याद रखिए, अभी जो पिछला केस हमने देखा पंडुरांग का, पंडुरांग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, तो उसमें क्या था कि कोर्ट ये कहता है कि सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस है। यहाँ पे प्री अरेंज प्लान नहीं था, ये कॉमन में लाई नहीं करेगा, ये सिमिलर में लाई करेगा। लेकिन ठीक उसी साल, वो 1955 का केस था और ये भी आपका 1955 का ही केस है, उसी साल इस केस में एक नया जजमेंट आया और कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉमन इंटेंशन है आपका, कॉमन इंटेंशन जो है वो ऑन द स्पॉट क्रिएट हो सकता है। कॉमन इंटेंशन आपका ऑन द स्पॉट क्रिएट हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, दो भाई है, टू ब्रदर, दो ब्रदर हैं और ये लोग किसी को मारने जाते हैं, टू किल समवन, किल समवन, टू किल समवन।
इनके पास लाठी है और इनके पास गंडासा है। अब गंडासा क्या होता है? गंडासा बेसिकली एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा है, आप किसी की जान ले सकते हो। बेसिकली फार्मर्स वगैरह इसको यूज करते हैं खेतों पर। तो अब ये गंडासा लेकर के गए हैं और एक छोटे भाई या बड़े भाई जो भी है, दो भाई थे, तो ये एक लाठी लेकर के चले गए। अब ये गए किसी को मारने और जान से मार करके चले आए। ये दोनों मिल करके किसी को जान से मार दिए। अब यहाँ पर जो इन्होंने लाठी ली थी, ये कोर्ट में प्ली लेते हैं। क्या प्ली लेते हैं? ये कोर्ट में प्ली लेते हैं कि मैं तो लाठी लेके खड़ा था, मैं तो सिर्फ देख रहा था, मैंने एक भी अटैक उस व्यक्ति पर नहीं किया है जिनकी जान गई है, मैं तो सिर्फ खड़ा था। तो कोर्ट जो है इस केस में क्लियर कट जजमेंट देता है कि आप लोग गंडासा लेकर के गए हो, तो जाहिर सी बात है कि गंडासा लेकर के गए हो तो मारने ही गए होगे। गंडासा लेके किसी पे अटैक करने का क्या मतलब होता है? गन फायर करके बोलोगे कि मारने का इंटेंशन नहीं था, तो आप उसको नुकसान पहुंचाने गए हो, डराने गए हो, जहां पर बाद में आपको कॉमन ऑल ऑफ सडन आपका कॉमन इंटेंशन क्रिएट हो गया कि इसको मार देना है, और भले ही एक लाठी लेके सिर्फ खड़ा था, दूसरे ने मारा है, सेक्शन 34 लग जाएगा। आई बात समझ में? तो कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट क्रिएट हो सकता है। तो ये बेसिक हमने समझा कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बारे में। आइए अब कुछ दूसरा चीज भी देखते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए, तो वीरेंद्र कुमार घोष जो हम समझ रहे थे, वो पोस्ट मास्टर केस, वो सेम चीज मैंने यहाँ पे भी लिखा है। कॉमन इंटेंशन प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पार्टिसिपेशन के कई फॉर्म होते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेजेंट हो सकता है कि आप कहीं और से उसको सपोर्ट कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, ठीक है, या आप उस जगह पे सिर्फ प्रेजेंट हो, कुछ कर नहीं रहे हो, जिससे वीरेंद्र कुमार घोष में हुआ था। वो तो पोस्ट ऑफिस के बाहर सिर्फ खड़े थे, ठीक है, लेकिन वो जिम्मेदार वो भी हुए। आगे बढ़ते हैं। कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन जो हमने डिस्कस किया, सेम वही चीज। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास ने आपको बताया कि सेक्शन 34 को डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। पीटी से याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्बिनेशन कौन से सेक्शन को कहा जाता है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्बिनेशन सेक्शन 34 को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट केस, जो आपका लिस्ट ऑफ केसेस है, ये सारी केसेस आपको इंपॉर्टेंट है सेक्शन 34 के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अब ये तो हुआ आपका सेक्शन 34 पे डेमो लेक्चर। कंप्लीट लेक्चर आपको क्लास में मिलेगा। कंप्लीट लेक्चर आपका सेक्शन 34 पे 1.5 आवर का है। अराउंड आफ्टर डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट्स, डूइंग सम क्वेश्चन आंसर्स एंड सॉल्विंग सम एमसीक्यूज, ये अराउंड 2 आवर्स का लेक्चर प्रिपेयर होता है। क्योंकि ये डेमो लेक्चर था इसलिए इसको शॉर्ट रखा गया, 40 to 45 मिनट के अराउंड का रहा होगा, ठीक है। ऑल दो जब हम सेक्शन 34 को कवर करेंगे तो सेक्शन 149 को कंपैरेटिव लेकर के चलेंगे और वहां से समझेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या है, क्या नहीं है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।